सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैंने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पिछले ए वन पॉइंट जो है 1.5 मीन्स कि पिछले एक 1.5 साल का, 1 मंथ और 1 साल और 6 महीने का जो है वो आपके साथ में करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट करूंगा। जो हमने शुरू कहाँ से किया था? हमने शुरू किया था मार्च 2025 से। मार्च 2025 से लेकर मैंने आपसे कहा था कि मैं अप्रोक्सीमेटली जो है मई जून जो है जून 2025 तक का जो है करंट अफेयर आप सॉरी 26 तक का ये करंट अफेयर आपके साथ जो है कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो आजकल हो रहे हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम टू 1 से 1 ईयर का काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम जो है 1.5 से जो है 2 साल का जो है वो करंट अफेयर पूछते हैं। तो हम लोग पिछले 1 1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स वो करेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पिछले जो है 1 1.5 साल का, जिसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च जो है अप्रैल तक का शायद किया है। तो आज हम लोग जो है मई का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने जाएं। ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मई 2025 के जो है इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स और पहले थीम्स जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मई 1 को, 1 मई को जो है वो क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर डे होता है। एंड गुजरात और महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे भी है। ये इतना याद रखो ना रखो चलो, लेकिन ये याद रख लेना, इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो कब होता है? 1 मई को होता है। ठीक है। हर साल 1 मई को जो है ये हो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, मई 3 को जो है, मई 3 को वो करवाया जा वो होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है। इसको मेमोराइज करने की ट्रिक भी है वैसे, 3 मंकी छोड़ दो, वैसे आप सीधे याद रखो आप कि वर्ल्ड प्रेस डे जो है वो 3 मई को होती है। अच्छा, 4 मई को जो है, 4 मई को याद रखना है कि कोल माइनर डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर डेज है। फायर फाइटर डे ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, जो मैं आपको याद रखने की वो बता रहा हूँ। 1 मई याद रखना इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड प्रेस डे 3 मई याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक डे होता है 7 मई को। कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, 8 मई को जो है ये होता है जो है वर्ल्ड का जो है थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। को याद रखने की जरूरत नहीं। 10 मई को ये याद रखना, 10 मई को जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डेज होता है। ठीक है। थीम इसकी थी क्रिएटिंग फ्रेंडली बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये याद रखना। ठीक है। तो 3 याद रखना, लेबर डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे और जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है, याद रखने की जरूरत इतनी नहीं है। ओके। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ एंड इंटरनेशनल नर्सी डे, याद रखने की जरूरत नहीं है। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे छोड़ो, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल डेंगू डे, सिकम डे, नेशनल इंडेंजरिंग स्पीशीज डे 16 मई को आता है। छोड़ दो, नहीं याद रखने की जरूरत। मैं अब समझा देता हूँ, कहीं ना कहीं कोई एमसीक्यू अगर आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है ना, वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। छोड़ो। अच्छा, ये याद रख लेना, 18 मई का जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन अवेयरनेस डे ये याद रखना है। तो 18 मई को अगर पूछा जाए कि क्या आता है, तो वो जो है वर्ल्ड की एड्स एड्स की जो वैक्सीन है उसकी अवेयरनेस डे याद रखना। 20 को मी और मेट्रोलॉजी डे है। छोड़ो। अच्छा, टी और एंटी टेररिज्म डे 21 मई, एंटी टेररिज्म डे याद रख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, 2 मई को जो है ये याद रख लेना, हिस्टोरिकली 22 मई इसको होता था। 2 मई को इस बार यूजुअली जो है सेलिब्रेट वो कब किया जाता है? 22 मई को, बट रिकॉर्डेड एज 2 मई इन दिस सेशन इस बार। ठीक है। तो 22 मई को होता है एक्चुअली। ठीक है। इस बार 2 मई को किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 याद रखना, ये याद रखना, टर्टल, ये टर्टल्स बहुत न्यूज में रहते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है। डांसिंग टर्टल रॉक इस बार का जो है वो थीम था। ओके। बाकी अगर मई में हो तो इंटरनेशनल ब्रदर डे छोड़ दो, अफ्रीकन डे एंड वर्ल्ड थायराइड डे छोड़ दो। अच्छा, मेंसुरेशन हाइजीन डे, वर्ल्ड डुगोंग डे, डुगोंग समझते हो ना, एक स्पीशीज एंडेंजरिंग स्पीशीज। ठीक है। और वर्ल्ड हंगर डे, ये जो है ये 28 मई याद रख लेना, कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो 28 मई याद रख लेना। अच्छा, ये याद रखना, 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स और इंटरनेशनल
एवरेस्ट डे। यूएन पीस कीपर के बारे में आपको पता है? यूएन पीस कीपर जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, वेयर कन्फ्लिक्ट हो रही होती है कंट्रीज में, तो ये होती हैं कुछ जो है वहाँ की ट्रीटीज और ये इनकी। अच्छा, 30 मई है इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे, हिंदी जर्नलिज्म और इंटरनेशनल पोटैटो डे छोड़ो। अच्छा, 31 को है नो टमैको डे, रहने दो, याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं। तो हमने क्या क्या याद रखना है? हमने 1 मई याद रखना है इंटरनेशनल लेबर डे, हमने 3 मई याद रखना है वर्ल्ड प्रेस डे, फिर हमने कोई नहीं याद रखना, फिर हमने 10 मई को याद रखना है, 10 मई को जो है, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड जो है डे। फिर हमने बाकी सब छोड़ देना है, 16 मई याद रख लेना है, नेशनल जो है डेंगू डे है जो, और नेशनल एंडेंजरिंग स्पीशीज डे। ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन बने तो बने, तो वैसे ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिर हमने जो है 18 मई याद रखना है वर्ल्ड एड्स जो है वैक्सीन अवेयरनेस डे, और 22 मई जो है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 23 टर्टल डे। उसके बाद रहने दो, ये याद रख लेना, 28 जो है हंगर और मेंसुरेशन और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकते हैं, बाकी छोड़ दो। अच्छा, कुछ की अपॉइंटमेंट्स जो मई का महीने में हुई हैं, जो मई 2000, ये मैं याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2025 की बात कर रहा हूँ। मई 2025 में कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ की अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है 22 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 52वां जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया गया है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण जो है गवैया। ये किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस कौन सा? 52nd। एक और सिग्निफिकेंस है कि पहला बुद्धिस्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, कहाँ पैदा हुए थे? 24 नवंबर 1960 अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। इनका टेन्यूर जो है 6 महीने का है, 6 मंथ का इनका टेन्यूर है। तो कब कब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवैया, ये जो है गवैया जी जो है मई 2025 में जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, 6 महीने के लिए है। सन है किसके? रामकृष्ण गवैया के, जो फॉर्मर दलित लीडर थे और गवर्नर थे बिहार के। रामकृष्ण गवैया, ठीक है, एक दलित लीडर और फॉर्मर गवर्नर थे बिहार के। तो पहली चीज ये याद रखनी है कि जो है बी आर गवैया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते बी आर गवैया, ठीक है, ये जो है चीफ जस्टिस कौन से थे? 52nd चीफ जस्टिस थे। इनकी टर्म कितनी थी? 6 मंथ्स इनकी टर्म्स थी। ओके, ये याद रख लेना। एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है? एक इसका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 ईयर एज ए हाई कोर्ट जज, या फिर 10 ईयर एज ए हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, या फिर एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्टिक होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन। तो ये जो है इनके जो है इनका क्या है जो है क्वालिफिकेशन भी कह सकते हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया जो है बनने का। अच्छा, ये पढ़ लिया, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है, अच्छा ये इससे रिलेटेड अगर याद रखनी है तो सेकंड जो है जज केस जो 1993 का, स्ट्रिक्टली मैंडेट दैट के सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बनना चाहिए सीजीआई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सेकंड जज केस थी 1993 की, उसमें कहा गया था कि सीनियर मोस्ट जज, ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है, एक रीत चली आ रही है, एक क्या, एक ट्रेडिशन बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। ओके, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको याद रखना है, नहीं ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, चलो रिवीजन पॉइंट है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके डायरेक्टर कौन थे? पी आर प्रवीण सूद, ये इसके डायरेक्टर थे। उन्होंने जो है उनको एक्सटेंशन दी गई है 1 साल और की। तो क्या प्रवीण सूद जो है, जो क्या है, जो सीबीआई के डायरेक्टर्स थे, उन्हें 1 ईयर का जो है वो एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन, ठीक है, ये पॉइंट है। सीबीआई का स्टेटस अगर मैं बताऊं तो ये एस्टेब्लिश 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में ये जो है एस्टेब्लिश हुई थी। किसके कहने पे? संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी। एग्जीक्यूटिव एजेंसी का क्या मतलब है कि ना ही ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, अगर सॉरी, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी होती ना तो ये क्या होती? ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी होती तो ये स्टैट्यूटरी होती, स्टैट्यूटरी होती,
ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। इसकी पावर्स अगर मैं आपको वैसे बताऊं, ये अपनी पावर जो है, एक दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है, दिल्ली पुलिस का जो है एक स्पेशल एक्ट है, उससे अपनी पावर्स को डिराइव करता है, ठीक है। तो ना ही स्टैट्यूटरी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये बात याद रख। प्रवीण सूद के इसके जो डायरेक्टर हैं उसकी 1 साल की टर्म इंक्रीज हुई है। अच्छा, फिर एक न्यूज थी फ्री लीगल एड से रिलेटेड, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा है नालसा। नालसा समझती हो ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये कहां से निकला? ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पूछो क्यों नालसा? क्योंकि ये NSLA जो है, NLSA एक्ट से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है उससे बनी हुई बॉडी है ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसका जो है जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक है। अच्छा, रोल क्या है नालसा का? इंश्योर करता है कि एक्सेसिबल, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल एड और अवेयरनेस मिले कौन को? अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, पुअर्स को और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, वो लोग। अच्छा देखो, हमारे जो गांव है या विलेजेस हैं या फिर बहुत सारे हमारे आसपास लोग हैं जो शायद आज भी एडवोकेट जो है वो क्या नहीं कर पाते, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उस ऐसे लोगों के वो लोग जस्टिस कैसे मांगेंगे जो एक वकील भी नहीं कर सकते? तो उनके लिए फ्री लीगल एड है, ताकि गरीब, मार्जिनलाइज सेक्शन और अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिन्हें जो चीज़ें ये कोर्ट अफोर्ड नहीं, देखो कोर्ट एक कोई फ्री का काम नहीं है, इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार ने कहा जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए नालसा बनाया जाएगा। नालसा एक्ट जो है, नेशनल जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, वहाँ से जो है नालसा इंस्टीट्यूशन का, अथॉरिटी का जो है वो जन्म होता है। तो ये जो है फ्री में जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। ये नालसा का एक मैंने छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। चलो नेक्स्ट, हम कुछ आर्म फोर्सेस और डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जो चीफ है इंडियन एम्बेसडर स्वीडन में जो है, स्वीडन का एम्बेसडर जो है वो जो है अनुराग भूषण को बनाया गया है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये वैसे, ठीक है। अच्छा, चीफ जो है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का, याद रखना, एयरफोर्स एयर कमांड कौन सी? साउथ वेस्ट, ठीक है। मतलब गांधीनगर जो बेस है जिसका गुजरात में, ठीक है, साउथ वेस्ट का, उसका जो है जो कमांड है, चीफ कमांड किसको दी गई है? एयर मार्शल नगेश कुमार को, ठीक है। चीफ जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, CISC का जो है चीफ, वो कौन है? एयर मार्शल जो है आशुतोष दीक्षित, जो इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बना है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ नहीं, एयर स्टाफ, एयर मार्शल जो है नरेंद्र तिवारी, नरेंद्र मोदी से याद रख लेना, नरेंद्र तिवारी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, चलो छोड़ो इसको। अच्छा, कमांडर इन चीफ ट्रेनिंग कमांडो का एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लेना यहाँ पे एक ये, ठीक है, ये याद रख। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। ADG जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का छोड़ रहने दो। UPSC का चेयरमैन, ठीक है, कौन अपॉइंट हुआ है? अजय कुमार। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो जिससे IAS बनाते हैं, IPS बनते हैं, वही वाले UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? अजय कुमार, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेशनल फिल्म जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका प्रकाश जो है मधुम बना है, प्रकाश मधुम, छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये याद रखना, चेयरमैन ब्रिक्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, चेयरमैन किसका? ब्रिक्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मतलब ब्रिक्स के वेरियस पार्ट्स हैं उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कौन है? हर्षवंश चावला, ठीक है। जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, चीफ जस्टिस जो है कंपया जो है सोमकेश्वर, ठीक है, सोमशंकर, ठीक है, जस्टिस कंपाया सोमशंकर, ठीक है, हाई कोर्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। चीफ जस्टिस कहाँ का? मणिपुर का, ठीक है। तो यहां पे याद रखने के लिए क्या क्या मैंने है, एक आपने याद रखनी है ये चीफ जस्टिस कौन बना मणिपुर का, एक आपने UPSC के चेयरमैन के बारे में याद रखना है, ठीक है, दो। तीसरा याद रखना वाइस जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये याद रख लेना।
और एक इंडियन एम्बेसडर टू स्वीडन। छोड़ो, बाकी कुछ याद रखने की इतना इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं, पढ़ लेना एक दो बार लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है बुक्स और ऑथर्स या कोई लिटरेरी हाइलाइट्स, जो चीजें न्यूज में थी। कौन से? इस मई 2025 के महीने में कौन कौन सी चीजें जो है वो न्यूज में थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ऑथर का नाम है गवर्नर जो है बंदरू जो है दत्तरिया, दत्तरिया, ठीक है। बंदरू दत्तरिया की बायोग्राफी है जनता की कहानी, ठीक है। रिलीज की गई थी किसके द्वारा? क्योंकि ये जयदीप जो है धनकर के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट थे तब, मई 2025 में, ठीक है। ओरिजिनली तेलुगु में थी, अब ट्रांसलेट की गई है हिंदी में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लेना। अच्छा, ये देखो, दिव्य रत्नाकर जो है निघंटू जो है, प्लस दिव्य जो है नमाकर जो निघंटू है ना, एडिटर कौन थे? डॉक्टर सदांत कंत। ये किताबें हैं, है ना। एक रेयर आयुर्वेदिक जो है ग्लोसरी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो रिवाइव्ड एंड पब्लिश की गई है CCRS के द्वारा। छोड़ो इसको भी। अच्छा, द जॉनसन प्लस जॉनसन फाइल्स, इसको भी रहने दो। अच्छा, ऑथर वैसे इसके जो है पुनीन शरीफ थे। अच्छा, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स, हिमांशु रॉय के द्वारा ये किताब है, ठीक है। इसमें जो है इमेजेस है प्राइम मिनिस्टर की क्राइंग अलोन, ठीक है, कहीं अकेले में रोते हुए, अंडर द इमेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर ऑफ द ऑफिस। तो ये उसके बारे में, PMO के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ओवर द ईयर्स, ये एक है। किसके द्वारा लिखी गई? हिमांशु रॉय के द्वारा, ये याद रखना। फिर है हनुवंतिया मुझे पसंद है, ठीक है। सॉरी, इसका नाम शायद ये किताब का यार कुछ था यार, ये हनूतिया नहीं, ये चुनौतियाँ होगा, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ये जो है एनादिबल पटेल की है, और ऑटोबायोग्राफी है उत्तर प्रदेश के गवर्नर की, जो फोकस करती है उसकी लाइफ पे, स्ट्रगल के, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस पे। तो चुनौतियाँ मुझे पसंद है, याद रखना, रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है। श्रीनाथ जो है रघुवन ने लिखी है, एक इन डेप्थ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। तो क्या है, याद रख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ, क्योंकि जो जो पॉलिटिकल फिगर्स, जो बड़ी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं ना, तो उनके रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टैटिक पार्ट से भी, ठीक है। तो श्रीनाथ जो है राघवन ने लिखी है। अच्छा, ये याद रखना, वाइट लिलीज विद्या कृष्ण ने लिखी है, एक मेडिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और डिजीज कंटामिनेटेड जो है अकाउंट्स के बारे में, बीमारियां और उन चीज़ों के बारे में है, वाइट लिलीज, ठीक है, विद्या कृष्ण। अच्छा, फिर टेस्टेड है, छोड़ो इसको, ठीक है। फोकस करती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पैट कमिंग्स के इलेक्शन कैंपेन पे और इंटरनल जो हेल्थ चैलेंजेस थे उनके बारे में, जेड पेपर और एलेक्स थॉमसन ने लिखे। अच्छा, डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूजा जो पुजारा है, जो चितेश्वर जो है ना, चितेश्वर पुजारा की वाइफ है, जो पूजा पूजा पुजारा, उन्होंने लिखी है। कहीं किसी SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है। इंडियन वेटरन जो टेस्ट क्रिकेटर चितेश्वर पुजारा, उनके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स थी न्यूज़ में, कुछ ज़्यादा खास तो इनमें था नहीं। मई में जो महीने में जो आई हैं, उन मई 2025 की, उनके बारे में जो है मैंने यहाँ पे आपको दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स, कुछ इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं, जो 2025 में दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये याद रखने का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2025 किसको मिला है? देखो, ये भानु मुश्ताक को मिला है, भानु मुश्ताक को। इनकी किताब है हार्ट लैंप, उसके लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, भानु मुश्ताक को मिला है। पहली जो है, ये कनेडियन एक्चुअली है, टाइटल टू विन ओवर द बुकर प्राइज। किसकी, कौन सी बुक का नाम था? हार्ट लैंप। तो याद रखना, हार्ट लैंप के लिए जो है इन्हें मिला है। और दीपा भस्ती को मिला है ट्रांसलेटर के लिए। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? विनर है एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट हैं जो है मेरिंगेला जो है, हंगरिया, हंगरी से याद रख लेना, फूड है ना, मतलब भूख, हंगरी से याद रख लेना, हंगरिया से याद रख लेना, भूख लगी है तो फूड है। तो इंटरनेशनल फूड प्राइज 2025 का किसको मिला है? हंगरी को मिला है,
ठीक है। आउटस्टैंडिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में जो है इनको, इसलिए जो है इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला 2025 का। अच्छा, प्लित्जर प्लित्जर प्राइज 2025 का जो है पब्लिक सर्विसेज अवार्ड है टू प्रो पब्लिका। प्रो पब्लिका को मिला है, एक इंस्टीट्यूशन है प्रो पब्लिका। इनको 35 अवार्ड्स मिल चुके हैं 1917 से, जब से ये इंसेप्शन में आई है। ठीक है, तो प्रो पब्लिका का मिला पब्लिक सर्विसेज के लिए जो है इन्हें प्लित्जर जो है प्राइज अवार्ड 2025 का। अच्छा अच्छा, आगे याद करते हैं ब्रेक थ्रू प्राइजेस जो है फंडामेंटल फिजिक्स में। विनर है केरन साइंटिफिक जो है CERN केरन पढ़ो, सेरन पढ़ो। ठीक है, मतलब इनको मिला है साइंटिफिक टीम को लार्ज होडन जो है हॉर्डन कोलाइडर की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, प्राइज मनी है $3 मिलियन का। अच्छा, फिर मिला है, फिर नेक्स्ट प्राइज है नेशनल फ्लोरेंस जो है नाइट एंगल अवार्ड 2025। 15 नर्सिस को मिला है उनके सेल्फलेस जो है हेल्थ केयर कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, फिर चलते हैं, ये देखना 78th कैनस फिल्म फेस्टिवल। कैनस फिल्म जो है ना, कैनस फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल। तो इंडियन फिल्म जो है ए डॉल, इंडियन फिल्म है ए डॉल मेड ऑफ क्ले, मेड ऑफ क्ले, ए डॉल मेड ऑफ क्ले जो है इसको मिला है जो है इस, ये सेलेक्ट हुई है एक्चुअली लास्ट जो है सिनेफेस इलेक्शन में 78th कैनस ऑफ फिल्म फेस्टिवल में। अदर कुछ नोटेबल अगर देखें तो ज्ञानपीठ जो अवार्ड है वो जो है एक राइटर जो है कार्तिकेय जो है कार्तिकेय विनोद कुमार हैं, उनको मिला, कार्तिकेय विनोद कुमार को। ठीक है, उनके हिंदी लिटरेचर के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो है उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड, देखो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर में मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये किसको मिला है? कार्तिकेय विनोद कुमार को। अच्छा, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं कुछ नेशनल पॉलिसीज़, कुछ जियो पॉलिटिक्स, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई न्यूज़ हैं, तो उसमें मैंने बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में बनाया है जिससे आपको जो है नोट टू नोट याद है। स्कीम पढ़ते, सेंट्रल स्कीम वाइब्रेंट जो है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है जिसको VVP भी कहते हैं, उसका फेज सेकेंड जो है 2025 से लेके 2029 तक 100% जो है ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि फुल्ली फंडेड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है 100% जो फंडेड होती हैं उन्हें कहा जाता है जो है, क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अच्छा, इसका फोकस क्या है? ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो 100% जो है जो फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका प्रोग्राम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोकल वैल्यू चेन डेवलप करनी है, जो बॉर्डर एजुकेशन है, ठीक है, टूरिज्म प्रमोट करना है, ब्रॉडर एजुकेशन, टूरिज्म प्रमोट करना है, एस्टेब्लिश करना है लिवलीहुड, और हैविली कर्ब एंटी नेशनल बॉर्डर एक्टिविटीज। मतलब ये एक्चुअली ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ना जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं इंडिया के, जो इंटरनेशनल LOC है या LAC है, कोई भी है, उनके पास जो बसने वाली विलेजेस हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको एजुकेशन, टूरिज्म, उनको जो है एक नेशन इंटीग्रेशन में शामिल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए उनको नेशन में, ठीक है, ठीक है, उनके लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसका सेकंड फेज चल चुका है, 2025 से जो है 2029 तक चलेगा। कौन कौन सी 10 जो टारगेटेड बॉर्डर स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है, मिजोरम है, आसाम है, अच्छा गुजरात है, लद्दाख है, मेघालय है और नागालैंड है। कौन कौन सी? नागालैंड, ठीक है, फिर क्या है? मेघालय, फिर क्या? लद्दाख, गुजरात, आसाम, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ 10 टारगेटेड जो है बॉर्डर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इस VVP प्रोग्राम के अंदर जो है इनको डेवलप किया जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन के, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल चेयर किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। ठीक है, थीम क्या है? डेवलप्ड स्टेट फॉर डेवलप्ड इंडिया। 2047 तक हमें जो है इंडिया को डेवलप करना है, तो उसी से रिलेटेड जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल थी नीति आयोग की, नेशनल जो है इंडिया की
नीति आयोग, जिसको जो प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस किया था 2014 में, उसका इस बार का थीम था डेवलप स्टेट फॉर डेवलप्ड इंडिया 2027। इतना याद रख लेना। अच्छा, एक न्यूज़ थी इंडिया के जो है, इंडिया पाकिस्तान के जो करतारपुर कॉरिडोर की एक्सटेंशन जो है एग्रीमेंट एक्सटेंडेड टिल 2029 तक जो है। अच्छा, ये करतारपुर कॉरिडोर क्या है? ये डेरा बाबा नानक है, डेरा बाबा नानक, जहाँ बाबा नानक जी रहते थे, और गुरुद्वारा है करतारपुर का। और वो इंडिया के बीच में जो है ये कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि जो सिख पीपल्स हैं, सिख लोगों की जो आस्था है, जो जुड़ी हुई है करतारपुर से, जो बाबा नानक का जो रहने के जहाँ जगह थी, डेरा डेरा कहते हैं जहाँ उनका किसी का घर हो, होम हो, ठीक है। तो ये जो है एक होली प्लेस है सिख के लिए, सिख की एक होली प्लेस है। तो उसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है एक्सटेंशन हुआ है 2029 तक, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन जो है कोस्ट लाइन रिकैलकुलेशन मेजर, जो है डाटा जो है रिवाइज अलर्ट हुआ है। ओल्ड ऑफिशियल कोस्ट लाइन फिगर्स थी 7,561 थी, शायद 561.6 किलोमीटर थी पहली। अब क्या है? अब जो है कैलकुलेटेड, नया कैलकुलेटेड डाटा है 1,198.81 किलोमीटर। 81 नाम ही याद रखो, 1,198, पहले 7,561 थी, 1,198 कैलकुलेटेड कोस्ट लाइन। वाई द मैसिव स्केल रिवीजन? इट इज ड्यू एडवांस हाई रेजोल्यूशन जियो जो है टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट मैपिंग टेक्नोलॉजी के से जो ओवरलैपिंग्स थी उसको हटाया गया है। इनलैंड टाइडल वाटर जो है, इनलैंड टाइडल्स और वाटर एस्टिमेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है एक्चुअल में। पहले जो है कितना 7,561 किलोमीटर की थी, अब एक्चुअल में जो है 1,198 किलोमीटर की है जो है कोस्ट लाइन। तो ये नया टेक्नोलॉजी से मैपिंग की गई है, ताकि सिक्योरिटी रीजंस हो, चाहे डेवलपमेंट रीजन हो, चाहे बाकी रीजन्स हो, तो हमें देखना पड़ेगा, अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना, वो भी हमारी बॉर्डर्स हैं, हमारी कंट्री है। अच्छा, क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी, क्रिस्पर कैस 9 क्या होता है कि क्रिस्पर कैस 9 समझ लो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से आप किसी एक जीन को कट करके दूसरी जीन ऐड कर सकते हो, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिटेल से पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्पर क्रैस के जो कैस 9 टेक्नोलॉजी, इससे जो है जीनोम एडिटिंग की गई है। किसकी? राइस की वैरायटीज की। इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया और लॉन्च किया पहले 2 इंडिजेनस से जो है जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। तो जीन एडिटेड, उसकी जीन्स को जो है उसमें और चीजें ऐड की गई हैं। तो पहला सक्सेसफुल है जहां पे 2 इंडिजिनस राइस की जो है जीन एडिटेड जो है राइस की वैरायटीज जो है वो इंडिया ने डेवलप की हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कौन सी जो टेक्नोलॉजी का यूज किया है? तो क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का। आपको ये है साइंस एंड टेक में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कौन कौन सा है? डहार धन सो कमाल, सो कमला मतलब धर दम, धन सो कमला मतलब डी डी आर आर डर धन, ठीक है, धन सो कमला, एक ये है ढर धन सो कमला। दूसरी है पूसा DST-R1। इससे क्या होगा? ये जो दो क्रॉप्स की जो 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 वेराइटीज जो लाई गई हैं, जीन एडिटेड वेराइटीज जो लाई गई हैं, जो इनसे क्या होगा, एक तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगी, मतलब अगर कि बारिश नहीं हुई काफ़ी अरसे से या सूखा पड़ा हुआ है तो उसमें भी ये हो सकती है। एक तो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। दूसरी है बेटर क्रॉप यील्ड, मतलब एक दाने के 6 दाने हो रहे हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो होता है यील्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ होना। तो एक दो चीज़ें इसमें हुई हैं, एक ड्रॉट रेजिस्टेंट और एक बेटर। तो कौन सी है ये याद रखना, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी टेक्नोलॉजी का लिए क्रिस्पर कैस 9 का यूज किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से, पूसा DSRT-R1 और DRR डर धन सो कमला, ये 2 वेराइटीज हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एनिमल बायोटेक, इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड शीप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर है उसने डेवलप किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, माइसो टेटिनियन जो जीन है उसको एडिट किया है, ठीक है।
इसने इससे क्या होगा, जो मसल का मास है, वेट है, वो 30% इंक्रीज होगा। आपने सीधा याद रखना है, पहली जो है फर्स्ट जीनोम जो है एडिटेड जो शीप है वो किसने डेवलप की है, तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है स्कॉस्ट ने, श्रीनगर ने, वो की गई। ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारत फोरकास्ट सिस्टम बीपीएस जो है ये डेवलप किया आईआईटी पुणे ने। 6 किलोमीटर का रेजोल्यूशन है, वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम है। ठीक है, पावर्ड बाई जो है क्लोसरा जो है, अकरा जो है सुपर कंप्यूटर, एकरा सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो है वो पावर किया गया है, फोरकास्टिंग है। ठीक है, बाकी छोड़ो। ठीक है, फिर ये है फील्ड मिशन है कि PSLV C61 जो है उसका अपडेट है PSLV, ये एक फील्ड मिशन है। ठीक है, फील्ड टू प्लेस था UCUS ने रिजेट 1B सैटेलाइट जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है डालनी चाहिए थी। अब सन सिंक्रोनस क्या है, ठीक है, EOSO-9 रीसेट और बी सैटेलाइट क्या है, ये GSLV PSLV ये क्या है, मार्क 3 ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, उसका लेक्चर भी कभी मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं करवाऊंगा ज़रूर, तो वो पढ़ो आप, अगर वो पढ़ा है तो आपको पता होगा। 16 जो है 16वीं एशियाटिक लाइन की जो है सेंसिस करवाई गई है। इसमें काउंटिंग पाई गई है 891 लाइन्स की। तो 16वीं सेंसिस में पाया गया है कि 891 891 लाइन्स। और इसमें क्या कहा गया है कि 32% जो है वो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन टाइगर्स की। ये बहुत अच्छी चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्ड 1 में आते हैं लाइन्स। ठीक है, सिर्फ ओनली नेचुरल, देखो एशियाटिक लाइन का ओनली नेचुरल हैबिटेट जो है वो रह गया कहाँ पे, घिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। घिर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में भी, ये मैंने आपको नेशनल पार्क की सीरीज में भी पढ़ाया था। 891 लाइन्स हुई हैं, जो 32% इंक्रीज हुआ, जो बहुत पॉजिटिव बात है। कौन सी सेंसिस हुई है, 16वीं सेंसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल के कुछ आर्टिकल्स जो न्यूज में थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल न्यूज में थे वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक्चुअली पिछले 2-3 महीने से जो है मैं हर एक मतलब एक हमने आर्टिकल 1 से शुरू किया था और हम अप्रोक्सीमेटली 100 आर्टिकल के करीब पहुंच गए हैं। मैं हर वीडियो में एक आर्टिकल लेता हूं, इस जैसे पहले लेक्चर में आर्टिकल 1 लिया, उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की गई, छोटी छोटी 3-3 4-4 मिनट्स की वीडियोस हैं। ठीक है, उनमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 70 लिया, फिर हमने मतलब हमने ऐसे चलते गए 70 तक पहुंचे, फिर ये 80, हर एक वीडियो में एक आर्टिकल है। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 90 से 100 आर्टिकल्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें 90 से 100 वीडियोज़ होंगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरे पैराग्राफ्स और डायग्राम्स और उनकी मदद से जो है 3 से 5 मिनट की वीडियोस में पूरा समझाया है किसी भी आर्टिकल के बारे में। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपको वो बता दूं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा जो है आर्टिकल्स की। उसमें लिखा होगा आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक ये है, एक और प्लेलिस्ट जो मैं अभी कंटिन्यूसली चल रही है पैरेलल में, वो प्लेलिस्ट चल रही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेट वाइज जो है नेशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक ही लेक्चर में लिया, उसमें कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं, उन नेशनल पार्क में कौन कौन सी बर्ड स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, कोई भी वहाँ के कोई और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उससे रिलेटेड, ये हमने सारे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। ये दो चीज़ें मैं कर रहा हूँ पैरेलल में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स की, बड़ी डिटेल में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है वहाँ। अच्छा, चलो चलते हैं अपने लेक्चर पे वापस। कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैंडेट, जो कुछ जो आर्टिकल्स न्यूज़ में थे। आर्टिकल 143, आई लव यू, सॉरी किसी ने आज मुझे बताया, कुछ बचपन में एक्चुअली कोई बता रहा था मुझे कि 143 का क्या मतलब होता है। चलो हम टॉपिक से भटक रहे हैं। 143 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को कौन सी पावर देता है
किससे प्रति? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन लेने की किसी भी क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, ठीक है, उस पर कोई उसको सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी पावर प्रेसिडेंट को कौन देता है? आर्टिकल 143। बस इतनी सी बात, एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट की, उसको को पावर देता है कि वो एडवाइस ले सकता है, एडवाइस ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 143, ठीक है। 143 में सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, आर्टिकल उसी से पहला आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो पास कर सकता है एनी डिग्री टू डू कंप्लीट जस्टिस, कि वो किसी भी तरह का जो है सजा, कोई भी तरह का फैसला ले सकता है पूरी तरीके से इंसाफ देने के लिए। आर्टिकल 142। आर्टिकल 232 भी न्यूज़ में थे। गवर्निंग स्टेट असेंबली बिल, टाइमलाइन गवर्नर के अप्रूवल का, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 एक्चुअली जो है उसका मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये पावर जो है आर्टिकल 226 भी देता है हाई कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 देता है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन हुआ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके जो है केस कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। और आर्टिकल 200 जो है वो कहता है, ये स्टेट बिल के द्वारा बताता है कि गवर्नर का टाइम अप्रूवल उसके वो एसेंट देगा, कितने टाइम में देगा। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने मार्च या अप्रैल के जो है करंट अफेयर्स कर थे। अच्छा, बाकी कोई न्यूज़ अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें जो जो है नवलेख जो है नवकेला भर रिचुअल है, एक जगन्नाथ होली आइडल जो है वो रिन्यू की जाती है हर 12 से 19 साल में। कहा जाता है कि यहाँ लकड़ी के जो है वो मूर्तियाँ हैं ना, उड़ीसा में 12 से 19 साल के बीच में नीम की लकड़ी यूज़ की जाती है जिनको कहते हैं दरू, ठीक है। तो जब ये उत्सव होता है, जो को आइडल्स को जो है जो मूर्तियां हैं उनको दोबारा से चेंज किया जाता है नीम की लकड़ी दिरु का यूज करके, तो नवकेलेबर रिचुअल होता है। कौन सा? नव्य नव नवक लेबर रिचुअल, ठीक है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लुकुंडी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ये कहाँ पे? कर्नाटका में है। इन्हें प्रपोज किया गया है इंक्लूड किया जाए इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। लुकांडी, लुकुंदी, लकुंदी, लकुंदी जो है कुछ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट से पुराने। अच्छा, थिरुसर जो है पूरम फेस्टिवल, ये जो है ये इनिशिएट किया गया था किंग जो है रामा वर्मा ने, ठीक है। हेरल्ड एज द लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल ऑफ केरला। ये जो है ये थिरु, याद रखना, थिरुसुर, थिरुसुर जो है थिरुसुर पूनम, पूरम, पूरम फेस्टिवल, पूरम मतलब रामा वर्मा ने जो है किंग थे, वो बादशाह था। लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है केरला का। थिरुसर पूरम फेस्टिवल कहाँ का है? केरला का, ठीक है। लुकांडी जो है कहाँ पे? कर्नाटका में। नवकलेबर का रिचुअल कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कोडिकुड सिटी। कोडिकुड सिटी जो है केरला में, प्राउडली एडेड टू प्रेस्टीज WHO के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी, ठीक है। खैर संगरी डेजर्ट बीन्स हैं, डेलिकेसी डिश फॉर फ्रॉम राजस्थान रिसीव्ड जियो टैग। अच्छा, जियो टैग मिला है खेर जो है संगरी को, ठीक है। अच्छा, पुष्कर कुंभ मेला कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली व्हेन जुपिटर इंटर्स द जेमिनाई जोडियक साइन। मुझे इन जोडियक साइंस के बारे में इतना पता नहीं है, तो पुष्कर कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब जुपिटर जो एंटर होता है जेमिनाई जोडिक जो है जोडियाक साइन में। अच्छा, विश्रम उद्यम जो है कोच सर्विस लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट ने, स्पेशली कनेक्ट करेगी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो है इंक्लूडिंग जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व से कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? विस्तरा मुधुम, मुधुम जो है कोच सर्विस, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मई के महीने में मुझे लगा कि आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ डिफेंस और स्ट्रेटेजिक वेपनरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको पता है, ये जो है जब लड़ाई हुई जो है पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो है इंडिया ने रिटेलिएट किया, सर्जिकल ऑपरेशन किया, टारगेट किए कुछ न्यूट्रल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, ठीक है। जिसमें जो कौन कौन से टारगेट थे? बहावलपुर जो है, बहावलपुर था, कोटली था, मुजफ्फरपुर था,
और कुछ बाकी जो है एरियाज थे, इनमें जो है किया गया था। डिप्लॉयड मिसाइल्स क्योंकि स्क्रैप्स, अरे यार रुको, लॉन्ग रेंज जो है एयर लॉन्च जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का यूज़ किया गया, एंग्लो फ्रेंच है ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी यूज़ किया गया। अच्छा, क्या है ये डिप्लॉय की गई, ये क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल प्लस डिफेंस शील्ड, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ये क्या है, ये ब्रह्मोस जो है एक्चुअली ये जॉइंटली जो है रशिया और इंडिया ने मिलके बनाया था। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को जो है, इन दोनों ने मिलके, उस मॉस्को के पास एक रिवर है, उन दोनों ने मिलके जो है वो बनाया था और डिप्लॉय किए गए अक्रॉस जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में। S-400 सिस्टम, जिसको सुदर्शन चक्र हम कहते हैं, ये हमने रशिया से लिया है। एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है। इसको जैसे वैसे डिफेंस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये रशिया से हमने लिया है। नो इट जॉइंट विद फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से नहीं। अवॉइड कॉमन जो एग्जाम मिस्टेक करते हैं कि हमने फ्रांस से भी नहीं, S-400 जो है हमने रशिया से लिया है, ठीक है। लॉन्ग सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना, लॉन्ग रेंज। ओके, अच्छा, फिर स्टैटो ये जो है स्टैटोस्फेरिक जो है एयरशिप प्लेटफॉर्म, सक्सेसफुली इंडिया ने जो है वो 17 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे एक रियल टाइम बॉर्डर सर्विलेंस जो है टेलीकॉम रिले सपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। स्टैटोस्फेरिक जो है एयर स्पेस एयरशिप जो है प्लेटफॉर्म। कुछ नेवल एसेट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, IS तमल स्लेथ फ्रिज, इसके बारे में है छोड़ो। हरूप ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन जो है वो बनाया गया है, डेवलप किया गया है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी एक म्यूनेशन सिस्टम, एमुनेशन सिस्टम है जो डेवलप किया गया है इसराइल के द्वारा, एक्सटेंसिव डिप्लॉय किया गया रिसेंट ऑपरेशंस में। हैरोप, ठीक है, हैरोप ये जो है किसका है, हैरोप ड्रोन, ये रशिया का है, ठीक है। कामिकाजे ड्रोन जिसको कहा जाता है, ठीक है। बाकी कुछ अगर करें तो एक्सरसाइज जो नोमैडिक एलिफेंट की जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये 31 मई से 13 जून के एक बायलैटरल जो है एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और मंगोलियन जो है आर्मी फोर्सेस के बीच में होती है। एक्सरसाइज नोमैडिक, नोमैडिक याद रख लेना, एलिफेंट। नोमैडिक, नोमैडिक चंगेज खान था, चंगेज खान कहाँ का था, वो तो जो है मंगोलिया का था, तो वहाँ से याद रख लेना कि एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, इतना याद रख लेना। ब्रह्मोस एयरस्पोर्ट्स लखनऊ प्लांट, अच्छा ये है, ये याद रख लेना, 1 मई की एक्सरसाइज एक ही है। अच्छा, मिनी रत्न जो है कैटेगरी 1 जो है डिफेंस PSU को मिला है। देखो वेरियस जो है रत्न मिलते हैं, महारत्न है, ठीक है, मिनी रत्न है, ठीक है। ये जो है ये PSUs को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उनकी काबिलियत पे। तो 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है वो ये प्रेस्टिजियस स्टेटस मिला है। एक तो है मिश्रा धातु निगम, ठीक है, और आर्मर्ड व्हीकल निगम और इंडियन ऑप्टल लिमिटेड, इन तीनों को जो है वो मिनी रत्न जो है कैटेगरी 1 मिला है। वेरियस कैटेगरीज एंड वेरियस रत्न होते हैं जो PSUs को मिलते हैं, बेस्ड ऑन उनके परफॉर्मेंस पे ये स्टेटस उनको मिलता है। एंटी नक्सल ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है एग्जीक्यूटेड अलोंग द झारखंड और तेलंगाना स्टेट जो है, तेलंगाना और झारखंड की स्टेट्स में जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये किससे रिलेटेड है, तो ये नक्सलिज्म से रिलेटेड है। कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, झारखंड एंड तेलंगाना से। मिशन संकल्प, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर्स पे ऑपरेशन किए गए। ये वेरियस ऑपरेशंस जो है CRPF और अदर फोर्सेस जो है टाइम टू टाइम करती रहती है नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए। हालांकि सर अमित शाह जी ने कहा है कि इंडिया जो है नक्सल फ्री हो चुका है 100%, पता नहीं कितना सच है इस बात में, वो तो वक्त ही बताएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स और कुछ इंडेक्सेस और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुका 2025 का, और इंडिया का बहुत बढ़िया रैंक आया है 151 200 200 देखो 180 कंट्रीज में से इंडिया का 191वां रैंक है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक। ओके, वो तो हम टीवी खोलते हैं तो हालत देखते ही हैं। 180 कंट्रीज में से 150 रैंक, 151st रैंक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इंप्रूव हुआ है वैसे, पहले 159 था 2014 में, तो पता नहीं इस साल कैसे इंप्रूव हो गया, 7-8 कंट्रीज को पीछे कर दिया हमने। टॉप पे कंट्री जो है वो नॉर्वे है, ठीक है, इरिटेरिया है, सबसे लोएस्ट पे इरिटेरिया है, इरेशिया जो इरिटेरिया है, और सबसे ऊपर जो है नॉर्वे है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, सीरिया, ईरान जो है ये सबसे नीचे, ठीक है, फ्रीडम प्रेस में।
इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा लो। सबसे ऊपर कौन है वो याद रखना, सबसे नीचे कौन है वो याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक है 130, 193 कंट्रीज में से 130। चलो थोड़ा सा डेवलप हुए, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, ठीक है। सबसे टॉप पे कंट्री है आइसलैंड की, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ऊपर है, ठीक है। अच्छा, हेल्थ और टेक्नोलॉजी डाटा भी है। MMR जो है डिक्लाइन हुआ है। मटीरियल जो है, मटीरियल मैटरनल सॉरी मैटरनल जो है मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर की जो है बर्थ के टाइम पे ना वो डिक्लाइन हुई है, 130 से 93 आ गई है पर 1 लाख लाइव बर्थ पे। 0.6 जो है पेशेंट्स। इंडिया का रैंक जो है टॉप 6 जो है वो पेटेंट फिलर्स में है ग्लोबली। तो ये कुछ डेटा था। बाकी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है, चैगोस आइलैंड और डियागो जो है ग्रासिया, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, देखो डियागो ग्रासिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है चैकोस आइलैंड है। ओरिजिनली जो ये मॉरिशस की टेरिटरी का पार्ट था, याद रखना मॉरिशस की टेरिटरी का पार्ट था ये। सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये चियागो आइलैंड और डियागो ग्रासिया, ये लोकेटेड हैं। इट इज लीज्ड टू द US फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस अंडर 99 ईयर लीज फ्रॉम द UK। अब यूके ने क्या किया, देखो कॉलोनियलिज्म और वो अंग्रेजों का तो आपको पता है। यूके ने 99 साल के लिए ये दे दिया किसको, US को, ताकि US यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस बना सके और ताकि इंडियन ओशंस और इन एरियाज में जो है अपना इंफ्लुएंस रख सके और काउंटर कर सके चाइना को। अब यूके ने एग्री किया है कि वो रिटर्न करेगा रेस्ट ऑफ द जो चैगोस आइलैंड हैं मॉरिशस को, अब वो वापस देगा, ठीक है। बट स्पेसिफिकली रिटेन करेगा, लेकिन वो यूके का कंट्रोल जो है डियागो ग्रेसिया पे रखेगा टू प्रिजर्व द US मिलिट्री बेस। अब डियागो ग्रेसिया पे यहाँ पे है US का मिलिट्री बेस, तो उसने कहा कि चैगो आइलैंड को मैं मॉरिशस को वापस दूंगा, लेकिन डियागो को जो है वो मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा ताकि जो US के यहाँ मिलिट्री बेस हैं वो बचे रह सके। क्या दिमाग लगाया है भाई, क्या कॉम्प्लिकेशन। ये भाई अंग्रेजों ने गंद डाला पूरा दुनिया में, पूरी दुनिया में कॉम्प्लिकेशन लाया। पैलेस्टाइन, इसराइल देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश देखो, ये देखो डियागो और चैगोस देखो, भाई हर जगह इन्होंने तबाही की। कुछ बाकी ग्लोबल रन, तो UN चार्टर का आर्टिकल 51 रिकॉग्नाइज राइट टू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ अटैक्ड इन्वोक्ड बाई पाकिस्तानी रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कहा गया है कि अगर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करेगा, सेल्फ डिफेंस का, अगर उस पर अटैक होगा, तो ये पाकिस्तान ने इन्वोक किया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, ये कहा गया है। ब्रिक्स की नई न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर शिंगाई चाइना है, याद रखना ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसकी हेडक्वार्टर चाइना है, शिंघाई में है, बीजिंग में नहीं है, शिंघाई में है, ठीक है। अल्जीरिया रिसेंटली ज्वाइंट एज द न्यू मेंबर। तो ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें जो है अल्जीरिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना है, ये याद रखना। इंटरपोल ने नोटिस किया, 9 कलर कोड नोटिस दिए गए हैं। इंडिया का पहला है सिल्वर नोटिस इशू किया गया लोकेट करने के लिए इलिसिट जो इलीगल फ्यूजिटिव है शुभम शुकीन को, ठीक है। चलो छोड़ो। शील्ड वेल्केनो जो है हवाई का जो है, किलीवाई जो एक 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 शील्ड वेल्केनो है किलीवाई का, और मुआना का से लार्जेस्ट एक्टिव जो है वोल्केनो है आज पूरी दुनिया में, इंडिया पूरी दुनिया में। तो कौन कौन से, एक है KILAVE किलीवाई, और मुआना, मुआना लो कहाँ पे है, हवाई में। हवाई कहाँ पे है, अमेरिका में। ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट जो है शील्ड वेल्केनो, एक्टिव शील्ड वेल्केनो है ऑन अर्थ। शील्ड वेल्केनो क्या होता है इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में, देखना वहां पे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अभी अरे रुको, कहाँ गया नेक्स्ट। फाइनेंशियल स्कीम्स और इनोवेटिव बॉन्ड्स, देखो गाजियाबाद ग्रीन म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड, अच्छा देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशू किया गया है इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड, जो रेजिंग 250 करोड़ रुपए रेज किए एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रीटिंग जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो पानी की सफाई के लिए हैं, उनके लिए 150 करोड़ रुपए थ्रू ग्रीन म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं।
मतलब लोग बॉन्ड खरीदेंगे, पैसा जो है म्यूनसिपैलिटी को जाएगा, इसमें कोई पुराफा नहीं होगा। तो ये है। अच्छा, गाजियाबाद ग्रीन म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड बॉन्ड याद रखना। क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टर, देखो क्रेडिट गारंटी लिमिट जो है वो डबल कर दी गई 20 करोड़। गारंटी गारंटी फ्री रिड्यूस्ड फॉर चैंपियन सेक्टर टू बूस्ट इंटरप्रेन्योर के नई नई स्कीमें लाई गई हैं। अच्छा, गेटे ऑरेंज जो है ऑरेंज इकोनॉमी अप्रूव्ड बाय आरबीआई पेमेंट, छोड़ो इसको। स्पोर्ट्स बुलेटिन और चेस चैंपियनशिप में देखें तो सुधीराम कप बैडमिंटन का जो है विनर जो है चाइना जो है 14th टाइटल जीत चुका है। सुधीराम जो है सुधीराम सुधी सुधीरमन सुधीरमन कप, ठीक है, बैडमिंटन का। चौथा किसको हराया है इन्होंने? साउथ कोरिया को, ठीक है, साउथ कोरिया को हरा के जो है ये जीते हैं फाइनल। अच्छा, इटालियन ओपन टेनिस 2025 जो है वुमेन सिंगल्स में जो है जैस्मीन जो है वो जीती है पटीनी, और वुमेन सिंगल कार्लोस एल्करोज जीता है। तो कौन जीता? कार्लोस एल्करोज, और जैस्मीन जो है वो जीती है पौलेनी, ठीक है। ये इटालियन ओपन, ये इटालियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। तो इटालियन ओपन में कार्लोस एल्करोज जीता है और जैस्मिन जो है पेलोनी जीती है, ठीक है। 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुआ, ठीक है, जिसका मैस्कट क्या था? गजा सिम्मा, गजा सिम्मा इसका मैस्कट था। टॉप रैंकर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने ओवरऑल मेडल टैलीज में टॉप किया। 158 टोटल जो है वो मेडल्स जो है मेडल्स जो है जीते हैं, तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है। 7वें खेलो इंडिया जो है यूथ गेम्स 2025। मेजर क्रिकेट रिटायरमेंट्स में देखें 2025 की, तो अभी तो कुछ पिछले दिनों तो अच्छा छोड़ो, अभी विराट कोहली और जो है रोहित शर्मा जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। तो ये 2025 की न्यूज़ है, अभी तक तो तुम लोगों को ये तो पता ही होगी सबको। अच्छा, क्या चेस के रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पी पी श्याम निखल तमिलनाडु से पहले इंडियन ऑफिशियल्स बने 85th जो है ग्रैंड मास्टर। पी प्रगनंदा जो है एमर्ज विक्टोरियस एटू द जो सुपर जो है चेस क्लासिक हुआ प्रेस्टिजियस, उसमें प्रगनंदा जीते। इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ जो है आनंद जो है वे बैक इन 1988। इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथ आनंद। कब जीता था? 1988 में, ठीक है। ओके, चेस, पता है चेस कहाँ पे, चेस की फाउंडेशन मतलब चेस का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? चेस का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था, ये बात याद रखना। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो कोनेरू हम्फी थी, कोनेरू हम्फी। कब? 2002 में, ठीक है। ओके, फिर कुछ बाकी जो एक्सक्लूसिव फीमेल जो है ग्रैंड मास्टर टाइटल विनर्स थे, जिसमें विजय लक्ष्मी है, देनावी है, हरिकी है, वैशाली है, सुब्रमण्यम, ये सारे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं, अच्छा यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। विच यूनिक स्टेट हुड डे आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग साइड इंटरनेशनल लेबर डे? अरे इसका जो है ना, कौन सा स्टेट हुड जो है, विच यूनिक स्टेट हुड डे इज ऑब्जर्व्ड अलोंग विद इंटरनेशनल लेबर डे ऑन May 1st? तो हमने ऊपर पढ़ा गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। दूसरा, जस्टिस भूषण जो है गवैया जो है वो न्यूली अपॉइंटेड जो है 52nd चीफ जस्टिस इज हिस्टोरिकली नोटेड एज द फर्स्ट, पहले बुद्धिस्ट जो है चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर जो है वेदर फोरकास्टिंग? तो मैंने आपको बताया था आईआईटी जो है आईआईटीएम पुणे, ठीक है, पावर्ड बाय एकरा सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिवाइज्ड कैलकुलेशन लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन की रिवाइज कैलकुलेशन लेंथ क्या? पहले 7,561 थी 0.6 किलोमीटर, अब क्या है? 1,198.81 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये था, ये जो है हमने डिस्कस किया मई 2025 का जो है करंट अफेयर्स, ठीक है। कुछ दिनों में ही इन 2, 3 और 4 डेज में आपको जो है जून 2026 का भी करंट अफेयर्स जो है लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है।
तो आप ध्यान से पढ़ो, इसको रिवाइज करो 2-3 बार, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 2 साल के 2 इयर्स के करंट अफेयर्स जो हैं आजकल मस्ट हो गए हैं हर एग्जाम में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने छोटे से एग्जाम, छोटा एग्जाम तो कोई नहीं होता, बट मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल्स जो हैं वेरियस हैं, ग्रुप डी से लेकर जो है ग्रुप ए तक के जो है सारे इसमें मैंने ऐड करके कॉम्प्रिहेंसिव आपको दिया है। तो थैंक यू, गुड बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना, या नहीं भी करना तो मत करो, बट पढ़ते रहो रेगुलरली आके, ठीक है। और हम जो है नेक्स्ट मिलेंगे, इसके बाद मैं जो है कल आपको नेशनल पार्क्स की जो है वीडियोस एक डालनी है। नेक्स्ट हम लोग जो है कर्नाटका की नेशनल पार्क्स करेंगे, ओके। महाराष्ट्र की कर चुके हैं, और मैं उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट आर्टिकल के वीडियो भी, लेक्चर भी लाऊंगा कल या परसों। और इन 2 दिनों के बाद जो है हम लोग फिर जो है जून की जो है करंट अफेयर्स जो है जून 2025 की करंट अफेयर्स करेंगे, ओके। तो थैंक यू गाइस, गुड बाय।